पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ तो हेलो सखा और सखियों, आज हम बात करने वाले हैं ताऊ के जमाने के बॉलीवुड के उन महान संगीतकारों की जिनकी इमेजिनेशन रोमांस से कम और कच्ची उम्र से ज्यादा इंस्पायर होती थी। मतलब जिस उम्र में जवानी का बाल नहीं आता है उस उम्र के लिए इनका बाल बाल ठरकी हो जाता था। 16 साल की कन्या इन्हें प्रेम गाथा के लिए उपयुक्त लगती थी और 18 साल की कन्या आउटडेटेड। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि 16 से 18 के बीच में ऐसा क्या है जो पूरा बॉलीवुड चड्डी गीली करके सुर संगीत की बांसुरी बजा रहा था। तो चलो यार जल्दी से हेडफोन लगा लो और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 16 साल से। देखो, प्रस्तुत कविता में कवित्री बड़े मासूम अंदाज में अपनी उम्र का बखान कर रही है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है यार, हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। लेकिन अगली पंक्ति अभी से ही मेरे पीछे पड़ गए सभी। कौन है जो लूटेगा जवानी मेरी। मतलब जिस उम्र में कन्या बोर्ड के रिजल्ट की टेंशन लेकर के बैठती है उस उम्र में ये कन्या अपनी जवानी को अली बाबा की गुफा का खजाना समझ करके सामने से पूछ रही है। अरे ना 40 चोर तो बॉलीवुड में घुसे बैठे हैं, अगले को तो नंबर ही नहीं आएगा। साला तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि बॉलीवुड का कौन सा सिस्टम है जिसमें जवानी को कोई लूट लेता है। यहाँ टीचर समझा समझा करके मर गया कि भैया जवानी लिमिटेड टाइम के लिए होती है, कुछ उखाड़ लो बेटा, जिंदगी में कुछ कर लो। यहाँ बॉलीवुड अलग ही ज्ञान चोद रहा है। आइए जनाब आइए, 16 साल की जवानी तैयार है, लूट लीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए, क्योंकि अगले साल तो 17 साल की हो जाएगी। घटिया सोच। और अगर आपको लग रहा है ना कि बॉलीवुड में 16 साल का जिक्र बस एक गाने में गलती से हो गया होगा, तो जरा ठहरिए जनाब। ताऊ के जमाने के लिरिसिस्ट को 16 साल से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी। यहाँ कवित्री ने बड़ी ईमानदारी से अपनी उम्र बताते हुए अपने शरीर का परिचय भी दे दिया, फुल बायोडेटा। अरे हाँ भाई, वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी तो बहुत जरूरी है, तभी तो कस्टमर आएंगे। और ऊपर से कोरियोग्राफर के क्रिएटिव आइडिया तो देखो। हमारी 2 हीरोइनें एक एक गन हाथ में लिए जेल से भागे कैदियों के बीच में फंस जाएगी, और कैदी मामूली कैदी नहीं है, ऐसे डेंजरस विलन्स हैं जिनके बीच में हमारी कन्याएं फंसी हुई हैं। अब इस सिचुएशन में कोई आम लड़की क्या करेगी? भागेगी, अपने आप को बचाएगी और उस चक्कर में हो सकता है एक दो को निपटा भी दे। अरे गन है ना हाथ में। लेकिन बॉलीवुड का सोल्यूशन, नाच बसंती नाच। फिर से लुट गई। अरे यार, जवानी का कौन सा समंदर है जो इन सब से लुटवाने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा। अब देखो, ये सब देख करके हमारे देसी थैनोस की ठरकी औलादे क्या बोलेंगी। हाँ 16 साल सुनकर के तो पूरा बॉलीवुड जवान हो जाता है। ये तो फिर भी विलन है, इनका तो कर्तव्य है। उस दौर में कई गानों में 16 साल को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया था जैसे वो कोई रोमांस का ऑफिशियल एंट्री पॉइंट हो। इसी को तो कहते हैं पीक लेवल ऑफ कोरियोग्राफी। जब तक गाना ताऊ का मूड ना बना दे तब तक गाना सक्सेस ही नहीं है। इसलिए अगर गाना सीधा लगे तो कोरियोग्राफी को ऐसे घुमाओ कि स्टेप डांस कम और इन्विटेशन ज्यादा लगे। जिस चीज से दर्द मिले क्यों बार-बार करता है वही सजना। अब देखो, भले 16 साल का जिक्र सुन करके पूरा बॉलीवुड जवान हो जाता था, लेकिन क्या तुम्हें पता 17 बरस में क्या होता था? 17 बरस तेरे छोकरिया पे हो बुढ़े का दिल आ गया, बुढ़ा सखिया गया। अरे ये अकेला बुढ़ा थोड़ी ना है जो सटिया गया है। ऐसी थोड़ी ना हम आज स्कूलों में गुड टच और बैड टच सिखा रहे हैं। सठियाए बुढ़ों का इतिहास बहुत पुराना है जनाब। और मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता कि इस तरह के गाने बनाए किसके लिए जाते थे, क्योंकि जमाना कोई भी हो देखने के लिए तो यूथ ही आता है। तो फिर इन गानों को बना करके बुढ़ों की जवानी गर्म करने का क्या मतलब हुआ? प्रेम की नगरी में हमारा भी घर होई बेकरी। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये समस्या तो सिर्फ बुढ़ों के साथ थी, तो जरा ठहरिए, वीडियो किसके बारे में है? क्योंकि जैसे ही बॉलीवुड में लड़की 17 साल की होती है, मामला बुढ़ों तक सीमित नहीं रहता, पूरा मोहल्ला लपेटे में आ जाता है। अब देखो, यहाँ पर अगर तुम सोच रहे हो कि यार ये गाना किस प्रकार का है, तो लेट मी मेक यू जागरूक उपभोक्ता। ये उस टाइम का आइटम सॉन्ग है जो लड़की की जवानी का कैलेंडर बता रहा है। वो जवानी जो 12 साल से शुरू हो गई थी। क्या? अरे 17 साल की लड़की हुई है और बदनाम लड़का हो गया, मतलब लड़का बेचारा यहाँ भी फंस गया। अच्छा, अब तुम इस बात को याद रखना कि जब बुढ़ा पीछे पड़ा था तो वो सठिया गया था, बदनाम नहीं हुआ था, लेकिन लड़का बदनाम हो गया।
अब इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड 18 और उसके बाद का फलसफा क्या है। 18 बरस की तू होने को आई रे, क्या बात करता है? कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाने का भावार्थ समझ रहे हो सखा और सखियो? करियर काउंसलिंग के नाम पर जिंदा वार्निंग दी जा रही है। मतलब बॉलीवुड के हिसाब से अगर लड़की 18 साल की होती है तो उसकी डेडलाइन शुरू हो जाती है। और पता सबसे विलक्षण बात क्या है? इन गानों में उम्र को एज ए नंबर नहीं दिखाया गया है कि एज इज जस्ट ए नंबर। नहीं भाई, लड़की की हर उम्र के साथ एक नई एक्सपेक्टेशन अटैच कर दी गई है। 16 पर सबकी नजर पड़ जाती है, 17 पर बदनामी हो जाती है और 18 आते आते एक्सपायरी डेट आ जाती है। और ये नंबर सिर्फ तुम्हें लड़कियों के मामले में दिखेंगे। अब एक बार सोच करके देखो, 16 साल की लड़की के पीछे 35 से 50 साल के सो कॉल्ड जवान लौंडे पीछे पड़े हुए हैं। 17 साल की लड़की के पीछे बुढ़े पड़े हुए हैं। 18 साल तक आते आते लड़की की डेडलाइन आ जाती है। तो एक बात बताओ, ये जो 18 से 35 साल के बीच के लौंडे हैं, ये कहाँ जाएं? ये क्या खोजें? ये क्या गोद में लेकर के घूमें? देखो, अगर तुम समझदार हो ना तो भाई समझने के लिए इशारा कॉपी। खैर, इस गाने में एक और ज्ञान दिया गया है, वो भी देख लो। हमसे न होगा तो मिलन कुछ कर ले, नहीं, मैं नहीं मानता। कुछ कर ले, जतन कुछ कर ले। अब देखो, यहाँ पर इन बोलों को सुन करके शायद हो सकता है तुम्हें अपना तजुर्बा याद आ गया हो, लेकिन इस सिचुएशन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। लड़की 18 साल की होने को आई है, हुई नहीं है, और साहब को सलाह दे रही है हमसे कुछ नहीं होगा, तुम ही कुछ कर लो। और फिर जब लड़के बॉलीवुड के इस ज्ञान से इंस्पायर होते हैं ना, तब उनका साक्षात्कार होता है असली ज्ञान से। हम अंधा कानून हूँ, हम अंधा कानून हूँ, हम अब देखो, मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि भाई पहले ऐसा ही होता था, उस समय कोई कानून नहीं था। चलो इस पर भी थोड़ा सा ज्ञान खोद लेते हैं। भारत में सबसे पहला चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 में आया था, अंग्रेजों के समय में। तब शादी की उम्र रखी गई थी लड़की 14 साल, लड़का 18 साल। फिर 1978 में इसे बढ़ाकर कर दिया गया लड़की 18 साल, लड़का 21 साल। अब देखो, हम सब जानते हैं कि कानून तब बनता है जब समाज में कोई समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब बाल विवाह एक समस्या थी, तभी तो ये कानून बने। फिर भी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लाना पड़ा, और उसके बाद भी 2012 में पॉक्सो कानून। और मजेदार बात पता क्या है? मैंने अभी तक जितने भी गाने दिखाए हैं उनमें से ज्यादातर 1978 के बाद के हैं। तब आप समझ सकते हो कि बॉलीवुड ने समाज के लिए कितना महान योगदान दिया है, खासकर महिलाओं के मामले में। और अब देखो, यहाँ पर एक चीज मैं दिल से कहना चाहता हूँ यार, जब मैं इतनी सारी रिसर्च वगैरह करता हूँ ना, तो कई बार लगता है कि यार वीडियो बनानी भी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ऊपर से तुम लोग हाइप नहीं करते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो क्या ही कहूँ। कभी कभी लगता है यार एल्गोरिथम एक दिन खुद ही बोल देगा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन फिर सोचता हूँ कि इतनी सारी रिसर्च करके अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो हम ताऊ के जमाने के बॉलीवुड को समझेंगे कैसे, और उनके इतने महत्वपूर्ण योगदान को सराहेंगे कैसे। खैर, ताऊ के जमाने के बॉलीवुड में सिर्फ संगीतकार ही नहीं, कोरियोग्राफर भी कमाल के वैज्ञानिक थे। गाना अगर नीरस लगे तो डांस स्टेप से ही माहौल गर्म कर देते थे। अरे वाह, क्या डांस है, एकदम पारिवारिक है ना ताऊ? तेरी माँ का। यहाँ गाने के बोल हैं, हाय गर्मी है सांसों में। और यहाँ पर कोरियोग्राफी ऐसी की गई है कि लग रहा है कि पूरी पृथ्वी की गर्मी बढ़ाने का ठेका इन्हीं के पास है। कभी कभी तो लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, ये कोरियोग्राफर के भेरंड आइडियाज ही हैं। क्या मिला ये कपड़े फाड़ करके और छाती के बाल दिखा करके? नहीं, कौन सा डांस है ये? गर्लफ्रेंड तो है नहीं मेरी जिसके साथ प्रैक्टिकल कर लूंगा। मजे की बात यह है कि बॉलीवुड के कई गानों में कोरियोग्राफर का काम डांस करवाना नहीं होता था, उनका काम होता था सांकेतिक स्टेप्स बनवाना। बस हो गया, स्टेप भी हो गया, इशारा भी हो गया और गाना वायरल भी हो गया। और फिर लोग कहते हैं कि बॉलीवुड ने समाज के लिए किया क्या है। अरे बहुत कुछ किया है भाई, खासकर सांकेतिक नृत्य के क्षेत्र में, क्योंकि अगर लिरिक्स कम पड़ जाएं तो कोरियोग्राफी समझा देती है कि असलियत में कहना क्या चाहते हैं। और शायद इसी वजह से ताऊ के जमाने के बॉलीवुड में डांस कम और इरादे ज्यादा दिखाई देते थे। खैर, यही था बॉलीवुड का संगीत और सांकेतिक नृत्य शास्त्र। बाकी बॉलीवुड के और भी बहुत सारे योगदान हैं, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट ठरकी गाना कौन सा है, ताकि अगली वीडियो में हम उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। बाकी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।